नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी सांसद अनिल बलूनी की मौजूदगी में वो पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करी थी। जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो वहीं पर इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा है कि जितिन प्रसाद की प्राथमिकता हमेशा समाज सेवा रही है और उनके आने से पार्टी को और भी मजबूती मिलेगी। पीयूष गोयल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर उन्होंने अपनी प्रतिभा से और काम से लोगों का दिल भी यहां पर जीता है। साथ ही यूपी की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका सालों तक उनकी ओर से निभाई गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार में भी उनका बड़ा अनुभव रहा है, बड़ा योगदान रहा है उनका। तो वहीं पर जितिन प्रसाद ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा है कि उन्होंने बहुत सोच समझकर यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि आज देश में अगर कोई असली राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो कि संस्थागत है। बाकी पार्टियां व्यक्ति विशेष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात देश की सेवा में लगे हुए हैं और वो एक नए भारत का निर्माण करने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं भी इसमें अपना योगदान देना चाहता हूं। मैंने अभी कहा है, महत्वपूर्ण फैसला है और जो बड़े गहन विचार विमर्श के बाद मैंने फैसला लिया है और सभी परिप्रेक्ष्य देखते हुए देश हित में, अपने प्रदेश के लिए, जिले के लिए, जनता के हित में जहां मैं महत्वपूर्ण कोई थोड़ी बहुत भूमिका निभा सकूं और जनता की रक्षा के लिए, उनके हितों के लिए, यही मेरा प्रयास रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही यहां पर लगातार फेरबदल का सिलसिला अब धीरे धीरे कह सकते हैं शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता यहां पर जितिन प्रसाद माने जाते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का आज दामन थाम लिया। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में मजबूती यहां पर दिखाई देगी। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ राजनीतिक समीकरण फिलहाल वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस शाहजहांपुर में जो है जितिन प्रसाद एक कद्दावर नेता थे कांग्रेस के और कई बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इनका एकदम जो है भाजपा में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होना जो है कांग्रेस के एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक तो ये भी मानते हैं कि यहाँ पे जो शाहजहांपुर में जो है कांग्रेस में जितिन प्रसाद जो है एक बहुत मजबूत पकड़ रखते थे और उनके जो बाबा साहब जो थे वो कांग्रेस के जो थे मतलब सलाहकार रहा करते थे प्रधानमंत्री के, और काफी समय से जो जितिन प्रसाद थे कांग्रेस के लिए अच्छा नेता, कद्दावर नेता थे। इनके जाने से जो है राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा हुई है और शाहजहांपुर में जहां तक कि कांग्रेस कमजोर होती नजर आ रही है। जी प्रीति। अश्विनी, देखिए, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जब भी कोई बड़ा नेता किसी एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होता है तो जिस दल में वो शामिल होता है उसे काफी मजबूती यहां पर मिलती हुई नजर आती है। जिस दल को वो छोड़कर आता है वो वहां पर कमजोर दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है अश्विनी कि जितेंद्र प्रसाद ने कई बार खुद कहा था इस बात को लेकर कि आला कमान से कई बार मैंने अवगत करवाया है, आला कमान से वो लगातार नाराज चल रहे थे, उनकी बातें यहां पर नहीं सुनी जा रही थी। और अश्विनी, ये कोई पहले नेता नहीं है कांग्रेस की जिन्होंने अपनी यहां पर जाहिर करी है। तमाम ऐसे नेता हैं जो कह सकते हैं कि इनका इस्तीफा देने के बाद अभी भी नाराज चल रहे होंगे। वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि कोई मौका हमें मिले तो हम कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किसी और दल में शामिल हो जाए। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंतर खाने में जो अंतर्कलह लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसको कांग्रेस को संभालने का वक्त आ गया है अब। बिल्कुल, जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अभिन्न अंग माने जाते थे और जहां तक के यूपी में जो राहुल गांधी के साथ कभी काफी दौरे भी किए विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन जब से जो है जितिन प्रसाद जी की कई बात उनके बात भी हुई है, कई बार उन्होंने आला कमान को कहा है, लेकिन इनकी जो आला कमान जो था उसको बात को मानने तैयार नहीं था, जिसका कारण की जो अंतरकलह जो कांग्रेस के अंदर जो अंतरकलह थी ये काफी देखने को मिली, जिसके कारण जो है ये कई नेता भी टूट चुके हैं। और अब हाल ही में जो है शाहजहांपुर को जितिन प्रसाद जाने से कांग्रेस जो है कमजोर हुई है। और साथ ये भी हम बताना चाहेंगे कि उनके जो उनके अपने समर्थक हैं वो काफी खुशियां भी मना रहे हैं और पटाखे भोग रहे हैं। भाजपा जो विधायक जी है वो भी कांग्रेस के पहुंचे हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल है राजनीति का, तो यहाँ पर कांग्रेस शाहजहांपुर जिले में और उत्तर प्रदेश में काफी कमजोर रहेगी। जी प्रीति।
अगर हम बात करें जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां यहां पर तैयारी करती हुई नजर आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कुछ दिनों पहले से लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत सारे कह सकते हैं विधायक जो हैं वो यहां पर योगी सरकार से नाराज चल रहे हैं, स्पेशली कह सकते हैं सीएम से यहां पर नाराज चल रहे हैं। और वो जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं। और जितिन प्रसाद की बात करें तो खुद ब्राह्मण समाज से वो आते हैं और उनके काफी मजबूत कह सकते हैं कि ब्राह्मण समाज में एक मजबूत स्थिति उनकी है, तमाम लोग उनकी बात सुनते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में कह सकते हैं कि काफी मजबूत कड़ी यहां पर साबित होंगे जितिन प्रसाद। देखिए, जिस तरीके से ब्राह्मण समाज जो है बीजेपी से नाराज चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी की रणनीति है उसके तहत जो बाबा साहब को और जिन्हें छोटे बाबा साहब जितिन प्रसाद कहते हैं उन्हें शामिल किया गया। इससे पहले बाबा साहब भी शामिल हुए थे, इनके बड़े भाई जो कांग्रेस में वो भी अच्छी पकड़ बना रखते तो वो बीजेपी में शामिल हुए थे। तो जाहिर सी बात है ये ब्राह्मणों को राजनीति साधने के लिए बीजेपी ने जो है इनको रखा है। और हो सकता है क्योंकि ब्राह्मणों में इनकी अच्छी पकड़ है तो जाहिर से फायदा है कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा आने वाले समय में। जी प्रीति, लेकिन अश्विनी इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि तमाम ऐसे नेता जो हैं वो अभी भी कांग्रेस से काफी नाराज चल रहे हैं। शायद आगामी विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि ये तो पहला मामला कह सकते हैं कि चुनाव से पहले यहां पर दल बदल का नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में कह सकते हैं और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई इसकी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, राजनीति में जो है यह उलट पलट बात देखने को मिल रहा है। लोग जो ज्यादातर जैसे कि बीजेपी जो है ब्राह्मणों से नाराज होने की वजह से बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में कमजोर होती नजर आ रही थी। तो जब नाराज हो रहे थे तो बीजेपी ने वोटरों को ब्राह्मणों को लुभाने के लिए जितिन प्रसाद को शामिल किया है। और जाहिर सी बात है जितिन प्रसाद का ये गृह क्षेत्र है, तो उनकी गृह जनपद आगे गृह जनपद होने के साथ साथ लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, इनमें भी इनकी अच्छी पकड़ है। तो हो सकता है कांग्रेस की और अभी और भारी उलटफेर देखने को मिले। बिल्कुल। चलिए अश्विन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से कह सकते हैं लगातार अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो दल बदल का सिलसिला अब यहां पर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं वो लगातार कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है, तमाम ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से भी यही कहा गया कि बहुत बार मैंने कोशिश करी आलाकमान से मुद्दों को लेकर बात करने के लिए, या कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसे मांगे उनकी थी जो नहीं पूरी गई और उसके बाद में आखिरकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो कह सकते हैं कि वाकई यूपी में भी इसकी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। विवेक, बिल्कुल, और ये बीजेपी के जो विजन 2022 है उसके लिए ये तैयारी शुरू कर दी गई है। आज की इस खबर से ये बिल्कुल साफ हो गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का जो वोट है लगभग 13 से 14% के आसपास है और बीजेपी के पास कोई ऐसा बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं है जब बीते 4-5 सालों में वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाए जिसके सहारे वो ब्राह्मणों की राजनीति कर सकें। और ब्राह्मण जो है वो बीजेपी का बेस वोट रहा है हमेशा से उत्तर प्रदेश में। उसी के सहारे बीजेपी अपनी सारी जाति की जो रणनीति है, जो समीकरण है, वो फिट करती है। अब सवाल जो जितिन प्रसाद का है, जितिन प्रसाद देखिए, ब्राह्मण होना एक अलग विषय है और ब्राह्मण नेता होना एक अलग विषय है। जो पूरा प्रोफाइल है इस परिवार का, ये राजशाही परिवार है। कुंवर जयेंद्र प्रसाद जो जितिन प्रसाद के बाबा थे, एक समय में वो कांग्रेस के बड़े नेता थे और ये पूरा जो परिवार है राजशाही परिवार, इसी परिवार में रविन्द्रनाथ टैगोर की जो भांजी थी उनकी शादी हुई है। तो एक बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है। कुंवर जयेंद्र प्रसाद के बाद उनके बेटे जितिन प्रसाद वो राजनीति में आए, बहुत लंबे समय तक उनका प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा। उसके बाद जितिन प्रसाद आए। तो ये 3 पीढ़ियां कांग्रेस से जुड़ी हुई थी इस राजशाही परिवार की, जो ब्राह्मणों का इस पूरी बेल्ट में नेतृत्व करता है। तो उसको उस पीढ़ी का नाता कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी से जोड़ लेना, इसने इस पूरी पीढ़ी का जो इतिहास था वो बदल दिया है आज की घटना ने। ये उत्तर प्रदेश में खासतौर से शाहजहांपुर और उसके आसपास के जो जिले हैं उसके लिए ये एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। हालांकि ये पहले से संभावित था, इसकी 2 साल पहले भी कोशिश हुई थी, लेकिन फिर जितिन प्रसाद को मना लिया गया था। राहुल गांधी की टीम के एक समय में खास प्रहलाद जितिन प्रसाद हुआ करते थे, लेकिन राहुल गांधी शायद उनको अपने साथ रख नहीं पाए या उनकी जो अपेक्षाएं थी उसको पूरा नहीं कर पाए। 2 बार वो केंद्र में मंत्री बने, विधायक रहे, सांसद रहे, कांग्रेस के बड़े नेता रहे और बीते कुछ समय से वो अपने इलाके में इस पूरी बेल्ट में तकरीबन 8 से 10 जिले ऐसे हैं जहां पर जितिन प्रसाद और इस पूरी राजशाही परिवार का जो ब्राह्मणों का नेतृत्व करता है उसका असर है। ब्राह्मण चेतना परिषद जितिन प्रसाद चला रहे थे पिछले कुछ दिनों से और कांग्रेस की राजनीति से लगभग अलग हो चुके थे। अभी कुछ दिनों पहले अजय कुमार लल्लू ने शाहजहांपुर में एक प्रदर्शन किया था, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसमें उन्होंने गिरफ्तारी भी दी थी। जितिन प्रसाद उसमें नहीं गए थे, उन्होंने दूरी बना रखी थी।
नरेंद्र मोदी का जो थाली और ताली का आह्वान था कोरोना के समय में, उसमें जितेंद्र प्रसाद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसकी तारीफ की थी। तो ये लग रहा था कि जितेंद्र प्रसाद ने इंडिकेट कर दिया था कि वो कांग्रेस की जो कार्यशैली उससे खुश नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस ने उनको साथ अपने जोड़ने की कोई कोशिश नहीं। एग्जैक्टली विवेक, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि तमाम नेता जो है वो पहले ही जाहिर कर देते हैं आला कमान को अपनी नाराजगी कि हम आप लोगों से नाराज है क्योंकि हमारी बहुत सारी बातें जो हैं वो आला कमान यहां पर नहीं मान रहा। और जिस तरीके से लगातार अब खबरें निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बेहद करीबी वो माने जाते थे, तमाम महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे हैं, लेकिन इतने साल किसी एक पार्टी को देने के बाद में अचानक से आप अपना दल बदल लेते हैं, तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी नाराजगी या कितने परेशान हो गए थे वो उस पार्टी में रहते हुए। बिल्कुल, जिस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था उसी वक्त ये खबर चल रही थी कि जितिन प्रसाद भी देर सवेर इसमें शामिल होंगे। सचिन पायलट की भी खबर उस वक्त चल रही थी कि सचिन पायलट भी नाराज थे। तो कांग्रेस को उस समय अपना डैमेज कंट्रोल कर लेना चाहिए था, इन दोनों नेताओं को मना करके या जो भी किसी भी तरह से बार्गेन करके उनको रोकना चाहिए था। वो काम कांग्रेस ने नहीं किया। जितिन प्रसाद आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरे थे। प्रियंका गांधी के बाद अगर कोई बड़ा चेहरा है जो एक जाति वर्ग का नेतृत्व करता है और एक जाति पर उसका गहरा असर है। उत्तर प्रदेश में इसी तरह की राजनीति होती है, जिनका जातियों पर गहरा असर होता है वही नेता अपनी पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित होता है, या फायदा कराते हैं या वोट दिलवाते हैं। तो जितिन प्रसाद कांग्रेस के उन बचे खुचे नेताओं में से एक थे। ठीक है, पिछला 2 लोकसभा चुनाव वो हार जरूर गए, लेकिन उसके पहले की जो सियासत है और एक पूरा वंश है, एक पूरी पीढ़ी है, 3 पीढ़ियां कांग्रेस के लिए समर्पित रही है, तो उसका जो प्रभाव है अपनी बेल्ट में वो बहुत अधिक है। और बीजेपी का सहारा मिलने से बीजेपी को भी फायदा होगा और इस परिवार को भी फायदा होगा। तो दोनों चीजें हैं। तो बीजेपी ने एक बड़ा विकेट गिराया है कांग्रेस का, और कांग्रेस को इसकी भरपाई मुश्किल हो जाएगी क्योंकि अब कांग्रेस के पास ब्राह्मणों के नाम पर उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से अब जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई एक बहुत मजबूत ब्राह्मण चेहरे को यहां पर कह सकते हैं कांग्रेस ने खो दिया, तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी की ओर से किस नेता को यहां पर उतारा जाता है और आगे की रणनीति क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की यहां पर रहेगी। विवेक, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करवाया। वहीं पर इस मौके पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने जितिन का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा के व्रत परिवार में शामिल होने पर जितिन प्रसाद जी का स्वागत है। जितिन प्रसाद जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में पार्टी को अवश्य मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश के निर्माण श्रमिकों को बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने आपदा राहत योजना के तहत प्रदेश के 23 लाख श्रमिकों के खाते में 1-1 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करे हैं। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल का यहां पर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि कोरोना के कारण प्रभावित होने वाले दिहाड़ी मजदूरों को योगी सरकार ने 1 महीने के लिए 1,000 रुपए भरण पोषण भत्ता देने का फैसला किया है। यूपी के हरदोई की पाली पुलिस ने स्वाट, एसओजी और सर्विलांस टीम के माध्यम से डबल मर्डर के आरोपी मुनेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी के कब्जे से 1 तमंचा, कारतूस और साथी खोखा बरामद किया। वहीं पर आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल यादव ने पूरे मामले की जानकारी दी। पाली ग्राम खमरिया में दीपावली के दिन एक डबल मर्डर हुआ था, जिसमें 2 सगे भाइयों का कत्ल किया गया था, जिसमें वांटेड चल रहे 20,000 के इनामी अपराधी मुनेंद्र प्रताप सिंह को एसओजी प्रभारी, स्वाट टीम प्रभारी तथा निरीक्षक क्राइम ब्रांच महेश चंद पांडे द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया गया है। इसमें शेष 2 अभियुक्त हैं शीघ्र। यूपी के सहारनपुर जिला पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ में लगातार सख्त अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। आपको बता दें, पुलिस ने बिहारीगढ़ क्षेत्र में भी कोठड़ी बहलोलपुर निवासी बदमाश आरिफ के खिलाफ में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करी है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरिफ की 20 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। मकान के मुख्य गेट पर सील लगा दी है। वहीं पर पुलिस के मुताबिक बदमाश आरिफ के खिलाफ में अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई।
यूपी के संभल जिले में 3 बदमाशों ने मंगेतर के सामने युवती से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक युवती अपने मंगेतर के साथ में बहन के घर जा रही थी। ऐसे में कोतवाली बहजोई क्षेत्र में बदमाशों ने खेत में ले जाकर गैंगरेप किया है और इसके बाद में पुलिस ने युवती की तहरीर पर 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश यहां पर पुलिस की ओर से लगातार जारी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन और साथ ही इंडियन एसोसिएशन ने मिलकर कोविड वैक्सीनेशन कैंप यहां पर आयोजित किया है। इस दौरान मुख्य अतिथि सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार रहे। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने कहा है कि के डुप्लेक्स में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप सर्वश्रेष्ठ है और यहां पर व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। वहीं पर क्लब अध्यक्ष हर्षपुरी और साथ ही IIA चेयरमैन पंकज अग्रवाल ने कहा है कि रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन दोनों मिलकर समाज के क्षेत्र में इस तरह के सामाजिक कार्यों में लगातार कार्य करते रहते हैं। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन और रोटरी मिड टाउन के सौजन्य से ये वैक्सीनेशन कैंप का आज के डुप्लेक्स में आयोजन किया गया है। इसका जो मेन पर्पस ये है कि जो हमारी वर्कफोर्स है इंडस्ट्री की, उस तक भी वैक्सीनेशन पहुंचे और जो कुछ ऐसी एप्रीहेंशंस हैं जो इस तरह की, क्योंकि जो गांव के लोगों में, उन्हें हम दूर कर सकें, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है इससे कि हम कोविड से बचाव कर सकें। बड़े हर्ष का विषय है। रोटरी क्लब मिड टाउन इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के योजना से एक विशाल मेगा कैंप यहाँ पे वैक्सीन का लगाया जा रहा है। जो 45 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्ति हैं जो किसी कारणवश वैक्सीन नहीं लगवा पाए, उनको पहली डोज लगवाई जा रही है और वो दूसरी डोज जिन्होंने लगवा चुके हैं 84 डेज हो गई, उन्हें लगवाया जा रहा है। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ आई हुई है। 70-80 लोगों की उम्मीद है कि वैक्सीन लग जाएगी। वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। ये हमें आप भी लगवाना चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए वैक्सीन के लिए, जिससे कोई नुकसान नहीं है। वैक्सीन ही एक उपाय है जिससे कि हम कोरोना जैसी महामारी को बचा सकते हैं। सांसद रवि किशन गीता प्रेस गोरखपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस का निरीक्षण किया और सभी भ्रांतियों का खंडन किया है। साथ ही गीता प्रेस गोरखपुर में आकर रवि किशन ने कहा है कि वो यहां आकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बचपन से ही घर में गीता प्रेस की प्रकाशित धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन होता रहा है और हो रहा है। गीता प्रेस अपने आप में बहुत बड़ा है, कई हजार कर्मचारियों को रोजगार दे उनके आर्थिक संकट को खत्म कर रहा है। ऐसे में कुछ लोगों ने गलत भ्रांतियां फैलाई थी, ये बंद हो रहा है, जबकि आज भी यहां पर कई लोगों का आर्थिक सहारा गीता प्रेस ही है। गीता प्रेस है गोरखपुर में, पूरा देश जानता है गीता प्रेस के बारे में, हमको बताना नहीं। इसकी बहुत भ्रांतियां फैलाई गई थी। मुझे लोग पार्लियामेंट में हाउस में भी लोग पूछते थे, मीडिया में अक्सर सवाल किया जाता था, ट्विटर पे लोग मैसेज करते थे कि क्या गीता प्रेस बंद हो रहा है, गीता प्रेस के पास फाइनेंस नहीं है, गीता प्रेस के पास फंड नहीं है। तो आज मैं स्वयं वो सारी शब्दों को लेके चिंतित था, तो स्वयं मैंने ये दौरा किया और ये इतना भव्य ऑलमोस्ट 2 लाख कितना है जमीन, 2 लाख स्क्वायर फीट की ये जगह पर जापानीज मशीन मैंने देखी, जो मैंने अपने जर्मनी देखी, जापानीज देखी, इटालियन देखी, जो मैंने लाइफ में नहीं देखी थी किसी प्रेस क्लब में। और उन मशीनों की कीमत 15 करोड़ है, 5 करोड़ है, करोड़ों में है। और यहाँ से तनख्वाह जाती है इस ट्रस्ट के माध्यम से, जो पता चला ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए सबको हर महीने। संभल में पुलिस ने हाईवे पर सामान से भरे कैंटर लूटने वाले गैंग के 2 वांटेड बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं पर 4 बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों से लाखों की कीमत के लूटे गए सामान भी यहां पर बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि काफी मसाले यहां पर बरामद करे। एसएसपी की ओर से बताया गया है कि 5 जून को मुरादाबाद में थाना इलाके के हाईवे पर बदमाशों ने सेल टैक्स अधिकारी बनकर 26 लाख की कीमत के सरसों के तेल के टीन से लदा कैंटर यहां पर लूट लिया था। पुलिस ने गैंग के फरार बदमाशों में से हापुड़ जिले में बाबूगढ़ छावनी थाना इलाके के 2 बदमाश इसरार और उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पर फरार बदमाशों की तलाश लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है। सेल टैक्स के अधिकारी बताकर एक ट्रक को जो है लूट कर कुछ बदमाश ले गए थे, जिसमें सरसों का तेल भरा हुआ था।
नेक्स्ट डे 6 तारीख को थाना असमौली क्षेत्र में इन बदमाशों की असमौली पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त उस समय गिरफ्तार हुआ था और पूरा ट्रक माल सहित जो है बरामद हुआ था। अन्य अभियुक्त फरार उस समय हो गए थे, जो कि थाना मुरादाबाद और यहाँ असमौली थाना दोनों ही जगह से वांछित चल रहे थे। उसमें से 2 अभियुक्त आज गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से एक अन्य घटना के संबंध में जानकारी है, उससे संबंधित माल भी बरामद हुआ है। आगरा में एक पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं पर शव को प्रेमी बोरे में बंद करके तालाब में फेंकने जा रहा था। इसी दौरान आरोपी प्रेमी एक व्यक्ति से टकरा गया और पकड़ा गया। मामला थाना सदर थाने इलाके का बताया जा रहा है कि महिला के 3 बच्चे भी हैं। अभी साथ में लेगी तो उसको किराए पे रहने के। किसको? भैया को। फिर उन दोनों ने मिलकर मार दिया, भाभी ने और वो मानसी ने। फिर उसके बाद फेंकने ले गए थे, पता चल गई। और कैसे ले जा रहे थे फेंकने रहे? बोरे में भर के? हाँ, कट्टे में भर। फिर उसके बाद पकड़ गए। प्रयागराज के नैनी में स्थित सरस्वती हाईटेक सिटी में मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट का शिलान्यास किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल इसका शिलान्यास किया, जबकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह शिलान्यास स्थल पर मौजूद रहे। आपको ये भी बता दें कि प्रभव्य इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 15.75 करोड़ की लागत का ये प्लांट लगाया गया है, जो कि 300 घनमीटर मेडिकल ऑक्सीजन प्रति घंटा उत्पाद करेगी। साथ ही आपको बता दें कि प्लांट में सितंबर से ऑक्सीजन उत्पादन शुरू होने की संभावना है। इस प्लांट से शहर के तेज बहादुर, स्प्रू अस्पताल, काल्विन और साथ ही फ्रीन अस्पताल को यहां पर आजीवन मुफ्त ऑक्सीजन दिया जाएगा। हाँ ठीक है सर। श्री उमेश जायसवाल जी हैं। प्रभा इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके अपने लाभ का जो वंश है वह समाज की सेवा में समर्पित करने की दिशा में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कर रहे हैं। माननीय नितिन गडकरी जी जो भारत सरकार के वरिष्ठतम मंत्री हैं, हम सबके नेता हैं, मार्गदर्शक हैं, उनके द्वारा आज इसका शुभारंभ किया गया। मुझे भी इस अवसर पर रहने का सौभाग्य मिला और आने वाले समय में ऑक्सीजन का संकट प्रयागराज सहित प्रदेश को नहीं किसी प्रकार से झेलना पड़े, इसकी तैयारी की गई। श्री उमेश जायसवाल जी। आगरा के पारस हॉस्पिटल पर कार्रवाई के बाद में मंगलवार रात को अस्पताल स्टाफ खुलेआम गुंडई पर उतर आया है। दरअसल अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिवसेना पदाधिकारियों को स्टाफ ने जमकर लात, घूसे, डंडों और सरियों से पीटा है। इसमें शिवसेना जिला अध्यक्ष समेत 4 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 को सिर में चोटें आई है। वहीं पर इस मामले में पीड़ितों ने न्यू आगरा थाने में मामला दर्ज करवाया। यूपी के मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह और ड्रग इंस्पेक्टर लवकुश ने एक मेडिकल स्टोर पर छापेमार कार्रवाई करी है। इस दौरान मेडिकल की दुकान पर कोरोना की नकली दवाइयां भी बरामद करी है। ऐसे में 7 डिब्बे नकली दवाइयों के जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 93,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पर मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा में कार्रवाई करने के बाद में लिंक जुड़ते जुड़ते प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की टीम मुजफ्फरनगर के विजय लक्ष्मी मेडिकल स्टोर पहुंच गई। मेरठ में छापेमारी हुई थी 5 तारीख को। फैक्ट्री में संदीप मिश्रा को पकड़ा गया था एबीएम लेबोरेटरी से। वहाँ रात भर छापेमारी हुई। बॉम्बे की पुलिस भी आई, बॉम्बे के ड्रग इंस्पेक्टर्स भी आए हुए थे। फिर उसी के कंसर्न में लेकर के नोएडा में छापेमारी हुई कल, तो वहाँ से भी सारी चीज़ें बरामद हुई है। वहाँ दवाइयाँ पैक हुआ करती थी, बनती थी मेरठ में, पैक होती थी। चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।